एवरीवन, गुप्त साम्राज्य हम पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम पे हमने देख लिया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसके बारे में हमने प्रारंभिक परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकते हैं और मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो दोनों ही टॉपिक पर हमने सेपरेट डिस्कस कर लिया था। एक जो वीडियो मैंने डाला था वो स्पेशली फॉर प्रीलिम्स ही डाला था और दूसरा मैंने मेंस के लिए डाला था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो एक तरीके से बोला जाए जो गुप्त शासक आए, उनमें से दो गुप्त शासक हैं जो कि प्रमुख हैं, और फिर इसके बाद ही जो स्कंदगुप्त है, इसके बाद ही गुप्त साम्राज्य का विघटन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद जो गुप्त शासक बना वह था कुमारगुप्त। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, उसका ये उत्तराधिकारी था कुमारगुप्त प्रथम। एक तरीके से बोला जाए कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि इसकी नहीं रही कुमारगुप्त की। इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह यही थी कि जितना बड़ा साम्राज्य इसको प्राप्त हुआ था विरासत में, इसने उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, मतलब उसका विघटन नहीं होने दिया, है ना। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर किसी भी राजा को उसके पिता से जो भी राज्य साम्राज्य प्राप्त हुआ उत्तराधिकारी को, तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि वह ठीक है बढ़ाता तो नहीं है, लेकिन उसको और कोई आक्रमण कर देगा तो हार जाएगा, तो उस पर उसका कब्जा हो जाएगा। ऐसे करके क्या होता है, साम्राज्य का विघटन होने लगता है। लेकिन इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रही कि इसके में भले ही कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इसकी ना रही हो, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यही रही कि इसने साम्राज्य का विघटन नहीं होने दिया। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कुमारगुप्त के बारे में पूछी जा सकती है, सबसे ज्यादा जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं भी इसी के हुए हैं। ठीक है, सर्वाधिक जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुप्त शासकों में, उनमें से सबसे ज्यादा किसके प्राप्त हुए हैं, कुमारगुप्त प्रथम के ही सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये बिल्कुल ध्यान रखना है, नंबर ध्यान रखने हैं। 18 अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त हुए हैं अभी तक। ठीक है, चूंकि इसके कुछ अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है इसका, अगर हम शासनकाल की बात कर ले तो 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक इसने शासन किया, मतलब लगभग 40 सालों तक इसने शासन किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी राजा ने 40 साल तक शासन किया और उसने अपने साम्राज्य को जैसे का तैसा बनाए रखा, है ना। उसमें एक भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जिस पर शत्रुओं ने आक्रमण किया हो और वह उसे हार गया हो। मतलब जितना साम्राज्य उसको अपने पिता से प्राप्त हुआ था, उतना ही साम्राज्य इसने अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, लगभग 40 वर्षों तक कुमारगुप्त प्रथम ने शासन किया। ठीक है, ईयर याद रखिए, 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। ठीक है, इसके शासन के बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो वह हमें प्राप्त होता है मंदसौर अभिलेख से। जैसे मैंने आपको बताया, इस राजा के कई अभिलेख यहाँ से एमपी से प्राप्त हुए। एक तरीके से बोला जाए तो पूरा गुप्त साम्राज्य ही एमपी से कनेक्टेड है। जितने भी गुप्त वंश के शासक हैं, उनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन एमपी से हो ही जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो उसने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बना लिया था, उज्जैन में बना लिया था। नवरत्न कहाँ पर थे, उज्जैन में ही थे। तो मतलब वो भी इसीलिए बहुत ज्यादा क्या होता है कि आपने अगर नया सिलेबस देखा हो तो उसमें एक हिस्ट्री में भी एमपी की हिस्ट्री अलग से है। मतलब मध्य प्रदेश के बारे में भी पूरा ऐतिहासिक दृष्टिकोण पढ़ना है, शुरू से कौन कौन से शासक आए, मतलब एक तरीके से अपन को पूरा ऐतिहासिक काल से मतलब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश का भी। ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सा आपको काम आएगा। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख से क्या प्राप्त हो रहा है, कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस गुप्त शासक के बारे में मंदसौर अभिलेख से पता चलता है, या किस गुप्त शासक के शासन के बारे में जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो किसके बारे में प्राप्त हो रही है, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं कुमारगुप्त प्रथम के। फिर इसके बाद नेक्स्ट अभिलेख जो बात कर रहे हैं हम, तुमुल अभिलेख।
तुमेन भी बोलते हैं, तुमुन भी बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना, मतलब कहीं तुमुन लिखा मिल जाएगा आपको, कहीं पर तुमेन लिखा मिल जाएगा। अब ये जो तुमुन अभिलेख है इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है ये? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये जो तुमुन अभिलेख है इसमें कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है ना। शरद काल में चमकता हुआ जो सूर्य होता है वो कहा गया है, इसको शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके तैयार हो गए इस एक लाइन में, मतलब ये पूरा पूरा प्रीलिम्स का ही मान लीजिए आप, है ना। देखिए, तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन है। तुमुन अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी है। शरदकालीन सूर्य किसे कहा गया है, ये भी है। शरदकालीन सूर्य किस अभिलेख में कहा गया है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक लाइन याद कीजिए, इसमें आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद इसको कुछ अन्य उपाधियां भी दी गई, कुछ अन्य नामों से भी इसको संबोधित किया गया। व्याघ्र बल पराक्रम, ठीक है, महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र, ये जो उपाधियां हैं वह किसको दी गई? कुमारगुप्त प्रथम को। कुमारगुप्त प्रथम को इन नामों से संबोधित किया गया। ठीक है, इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब आपका एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगी, आप इसको 3 नंबर में बताइए कि आप इसमें 3 नंबर में क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेरा भी मतलब मैंने ही बनाया है, तो आप उस पर मेरे कांटेक्ट पे जाके आप मुझे मैसेज कीजिए इसका। ठीक है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेल कर दीजिए या फिर कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें मुझे ये बताइए कि आप 3 नंबर में कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर आपका 3 नंबर में आ जाए कुमारगुप्त प्रथम, तो आप उसमें ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो आप समझते हो कि ये इसके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने बिल्कुल नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, आग लगा दी थी उसमें। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी ये भी इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय का, और किसने नष्ट किया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना तो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने, और नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद विल्सन, करमगंडा, तुमेन अभिलेख से इसके शासनकाल की जानकारी मिल रही है। मंदसौर से तो मिलती ही है, इसके अलावा इन 3 अभिलेख से भी मिल रही है। विल्सन, करमगंडा और तुमेन अभिलेख से भी इसके शासनकाल की जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत लंबा शासनकाल रहा है, एक तरीके से 40 साल का शासनकाल इसका रहा। फिर इसमें क्या हुआ, इसके बारे में एक और भी इम्पोर्टेंट है कि कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम काल में, मतलब जस्ट इसका एंडिंग चल रहा होगा, यहाँ पर कहीं होगा 450 से 455 कुछ ईस्वी, तो उस समय क्या हुआ था? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। अभी राजा का नाम कंफर्म नहीं है कि किस पुष्यमित्र शासक ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था, और उसका सामना करने के लिए इसने अपने उत्तराधिकारी, मतलब जो इसका युवराज था स्कंदगुप्त, उसको भेजा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसके काल में हुआ था? कुमारगुप्त प्रथम के, और गया कौन था सामना करने के लिए? स्कंदगुप्त गया था। ठीक है, अब इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो शासक बना वह बना स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सुनते हो कि इसके काल में ही हुणों का भारत पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था, कौन सा गुप्त शासक था? तो कौन था उस समय? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त का अपन समय देख ले तो 455 से 467 ईस्वी, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा, लगभग 12-13 साल आप बोल सकते हो इसने शासन किया। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि इसने इतने लंबे टाइम तक शासन किया, लेकिन इसने राज्य का विघटन नहीं होने दिया, है ना। इसने कितनी साल शासन किया? लगभग 12-13 साल इसने शासन किया। ठीक है, अब
स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी जो मिलती है वह मिलती है भीतरी स्तंभलेख से। भीतरी स्तंभलेख जो है वह है गाजीपुर में, ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख से और सुपिया स्तंभलेख से। भीतरी स्तंभलेख में इसलिए बोल रही हूँ कि आगे इसका हमें काम आएगा, ठीक है। जब हुणों का आक्रमण बताएंगे तो हुणों का जो आक्रमण हुआ उसकी जानकारी भी हमें भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। हुण मतलब थे कौन? हुण जो थे मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी, ठीक है, मध्य एशियाई बर्बर जनजाति थी, ठीक है। हुणों का आक्रमण हुआ और स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर दिया और भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया। इसीलिए हुण जो थे वह भारत में अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाए थे। नहीं तो हो सकता था कि इन स्कंदगुप्त को अगर वो हरा देते तो उनका शासन आ जाता भारत पर, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसने क्या किया था, हुणों को पराजित किया था। और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? भीतरी अभिलेख से और जूनागढ़ अभिलेख से, भीतरी स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख से। इसके बाद कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम, ये याद रखना आप थोड़ा, है ना। आप एक अलग पेज बना के, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एक सिनॉप्स बना लीजिए तो आपका ये रिवाइज होता रहेगा, ठीक। कहोम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को शक्रोपम कहा गया है और जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वृक्षा। कई बार आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब किस अभिलेख में किस राजा को क्या कहा गया है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान हमें रखना, ठीक है। तो कहोम स्तंभलेख में शक्रो, एक दो बार पढ़ेंगे तो ये नॉर्मल लगने लगेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको बता दें, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम वाले ही हैं, है ना। इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कुछ बातें बार बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो कहोम स्तंभलेख में शक्रोपम और जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षित वृक्षा कहा गया है, ठीक है। इसके बाद स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैन में बनाई थी। इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए प्रशासनिक सुविधा को देखने के, प्रशासनिक सुविधा को के उद्देश्य से, मतलब जिससे कि साम्राज्य पर अच्छे से कंट्रोल रखा जा सके, इसलिए मतलब थोड़ा बीच में आ जाया है। इसलिए वो कहाँ आ गया? अयोध्या को बना लिया उसने अपनी राजधानी, ठीक है। तो ये राजधानियां भी पूछी जाती है, ये तो हम कब से पढ़ रहे हैं? मौर्य काल से पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश के शासकों ने तो हर शासक ने अपनी राजधानी बदल ली थी, कभी राजगृह हुई, कभी पाटलिपुत्र हुई, मतलब वो तो बिल्कुल बदलती ही नहीं बार बार, है ना। तो इसलिए वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है राजधानी के बारे में। एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा हाँ, स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ? इसके उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है इसके 5-6 उत्तराधिकारी थे, है ना। तो उनमें से विष्णुगुप्त को अंतिम जो है गुप्त शासक माना जाता है, इसी का पुत्र था, ठीक है। इसके उत्तराधिकारियों के बीच में भी युद्ध हुआ, तो ये भी एक तरीके से गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ, ये भी उसका एक कारण बना। वो तो हम पूरा डिटेल में क्वेश्चन ही पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन के या गुप्त वंश के पतन के क्या कारण थे, जैसे हमने मौर्य वंश में पढ़ा था, वो हम एक अलग से भी पढ़ेंगे। बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो अंतिम गुप्त शासक था वह कौन था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। प्रथम कौन था? श्रीगुप्त था। अंतिम कौन था? विष्णुगुप्त था। बार बार रिवाइज किया कीजिए, एक के बाद एक कौन सा शासक आए, क्रोनोलॉजी नहीं भूलनी चाहिए हमेशा, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 40 सालों तक इसने शासन किया और इसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तुमोल अभिलेख जो कि ग्वालियर में है, उसमें इसको क्या कहा गया है? शरतकालीन सूर्य कहा गया है। ये सब उपाधियां, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है कि किसने स्थापना की, किसने नष्ट किया, ठीक है। अगर कोई इसी चीज का पुनरुद्धार आ जाता है तो वो भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम के शासन के अंतिम काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ और वहां पर कौन गया सामना करने? स्कंदगुप्त गया था। स्कंदगुप्त के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है हुणों का आक्रमण हुआ, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब एक तरीके से पूरा कंप्लीट नहीं,
अभी हमने प्रीलिम्स के आप बोल सकते हो फैक्ट्स हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे जो भी वहां की प्रशासनिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, मतलब पूरा जैसे कि हम पढ़ते हैं वहां हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, आप लोग अच्छे से पढ़ियो, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।